मूवी शुरू होती है और हमें इराक का एक शहर दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग खुदाई कर रहे होते हैं एक पुरानी सी जगह पर। तभी हम फादर मैरीन को देखते हैं। फादर मैरीन को एक ताबीज मिलती है और ये ताबीज एक शैतान पजुजू की होती है। दोस्तों, शैतान पजुजू गर्मियों में भुखमरी और अकाल जैसी प्रॉब्लम्स लाता था, जिससे कई लोग मारे जाते थे और लोग ऐसा मानते थे कि शैतान पजुजू का एक दुश्मन भी है जिसका नाम लमस्तु है, जो बच्चों को मारने के बाद उनका खून पीता था। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। लोगों का मानना था कि वो पजुजू शैतान की ताबीज अपने पास रखेंगे तो लमस्तु शैतान उनके बच्चों से दूर रहेगा। दोस्तों, जब फादर को ये ताबीज मिलती है तो वो इसमें पूरी तरह से खो जाते हैं। फादर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनको पजुजू की एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। तभी वहीं पर दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि दोनों शैतान लड़ रहे हों। अब अगले सीन में हमको जियोर्जी टाउन में दिखाया जाता है जहाँ हम क्रिश मैकन को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी होती है। वो डायरेक्टर बरक की फिल्म में काम कर रही है जो कि स्टूडेंट्स पर बन रही होती है। यहाँ पर हमें क्रिश को उसकी 12 साल की बेटी के साथ दिखाया जाता है जिसका नाम रेगन है। क्रिश और रेगन अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसके बाद अगले सीन में हम फादर कैरन को देखते हैं जो कि अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ की हेल्थ ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो अक्सर उनसे मिलने जाया करता था। अगले सीन में क्रिश रेगन के खिलौने देख रही होती है। तभी इसी में उसको ओजा बोर्ड मिलता है। तो यार, ओजा बोर्ड उसको बोलते हैं जिसके यूज से हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। अगले सीन में क्रिश इसके बारे में रेगन से पूछती है तो रेगन बताती है कि वो कभी कभी इस ओजा बोर्ड से खेलती है, जिसके बाद क्रिश बोलती है कि इसे अकेले नहीं खेला जाता। तभी रेगन बताती है कि वो अकेली नहीं खेलती, कैप्टन हार्डी उसके साथ खेलते हैं। क्रिश कैप्टन हार्डी के बारे में पूछती है कि वो कौन है। रेगन बताती है कि वो उसके सवालों का जवाब देता है और यहाँ पर रेगन क्रिश की बातों को सीरियसली नहीं लेती है और क्रिश को गेम खेलने के लिए बोलती है। लेकिन जैसे ही क्रिश गेम खेलना स्टार्ट करती है, ओजा बोर्ड का प्लेन उससे दूर चले जाता है, जिस पर क्रिश बोलती है, लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं खेलना चाहती। तभी रेगन बोलती है कि नहीं, मैं खेलना चाहती हूँ, पर कैप्टन हार्डी आपके साथ नहीं खेलना चाहते। क्रिश को ये बात अजीब लगती है। फिर उसको लगता है कि रेगन उसके साथ मजाक कर रही है और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। अब उसी रात क्रिश रेगन को सुला करके अपने रूम में सो जाती है। लेकिन रात में उसके पास कॉल आता है और जब वो उठती है तो देखती है कि रेगन उसके बेड पर सो रही है। वो इसका कारण पूछती है तो रेगन उसे बताती है कि उसका बेड बहुत ही तेज तेज हिल रहा था, इसीलिए वो सो नहीं पा रही थी। पर क्रिश इस बात को भी सीरियसली नहीं लेती। तभी उसे लॉक रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो वहाँ चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ उसको कोई नहीं मिलता है। ये सब देखने के बाद क्रिश रेगन को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर रेगन के बहुत सारे टेस्ट करता है, लेकिन डॉक्टर को रेगन के अंदर कोई बीमारियां नहीं दिखती। तभी रेगन डॉक्टर से चिल्लाते हुए बात करती है और अगले सीन में डॉक्टर उसकी बेटी के लक्षण देखकर क्रिश को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, उसे हाइपर एक्टिविटी की बीमारी है, मतलब वो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती है और आगे चलकर वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। क्रिश डॉक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी बेटी को कोई टेंशन नहीं है। इस बात पर डॉक्टर क्रिश से कहता है कि उसके फादर उससे अलग रहते हैं, तो हो सकता है कि इसका असर उसके दिमाग पर पड़ रहा हो। इसके बाद अगले सीन में हम फादर कैरन को देखते हैं, जिसकी मां को उसके भाई ने मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। इस बात से कैरन की मां बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो नहीं चाहती थी कि उसका इलाज कोई भी करे, यहाँ तक कि उसके पैर में फ्रैक्चर भी होता है, लेकिन वो किसी को भी अपने इस फ्रैक्चर के बारे में नहीं बताती और वो बार बार बोल रही थी कि कैरन मुझको घर ले चलो, प्लीज मुझे घर ले चलो। ये सब देखकर कैरन बहुत उदास हो जाता है। वो उनका इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है, इसीलिए वो अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पा रहा है। इसी बीच उसकी माँ की मौत भी हो जाती है और ये जानकर कैरन और भी दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम क्रिश के घर को देखते हैं जहां पर किसी तरह की पार्टी चल रही होती है। तभी रेगन यहां पर आती है और एक गेस्ट से बोलती है कि तुम्हारी यहीं पर मौत हो जाएगी। ये बोलते ही वो मूत्र विसर्जन कर देती है। इसके बाद क्रिश रेगन को नहला करके उसको उसके बेड पर सुला देती है, लेकिन तभी उसका बेड तेजी से हिलने लगता है और रेगन चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जब क्रिश उसके पास आती है और ये देखकर के सोच में पड़ जाती है कि उसकी बेटी को क्या हुआ है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पूरी तरह से डर जाती है। वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है और ये जानने के लिए वो रेगन को फिर से डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसका कई तरह का टेस्ट करते हैं, लेकिन सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं। इसके बाद रेगन को घर भेज दिया जाता है, लेकिन अब रेगन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, जैसे उसको कोई बेड से उठाकर पटक रहा था, जैसे कि साउथ की फिल्मों में हीरो गुंडों को पटकते हैं। अगले सीन में रेगन की चीख सुन करके सभी उसके पास आते हैं
वो बोल रही थी कि माँ मुझको बचा लो, वो मुझको जान से मार देगा, प्लीज माँ बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि रेगन उस चीज के वश में हो चुकी थी और अब इनके पास कोई रास्ता ना होने के कारण डॉक्टर उसको नींद का इंजेक्शन दे देता है और वो सो जाती है। अगले सीन में क्रिश जब घर आती है तो उसे कैप्टन हार्डी की एक झलक दिखाई देती है। यहाँ उसको पता चलता है कि उसकी फिल्म के डायरेक्टर बरक की छत से गिरकर मौत हो चुकी है और जिस समय बरक की मौत हुई थी तब क्रिश रेगन के पास ही थी, तो हो सकता है कि उसको कैप्टन हार्डी ने ही मारा हो। अगले सीन में क्रिश रेगन को देखती है जो कि उल्टी होकर सीढ़ियों से उतर रही थी और उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अगले सीन में कुछ डॉक्टर क्रिश को बताते हैं कि उन्होंने सारे टेस्ट कर लिए हैं और सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। डॉक्टर क्रिश को बोलते हैं कि वो रेगन को किसी चर्च में फादर के पास ले जाएं और उसका एक्सॉर्सिज्म करवाएं। हो सकता है कि उसके अंदर कोई शैतान घुस गया हो। अगले सीन में क्रिश से मिलने के लिए एक ऑफिसर आता है जो कि फिल्म डायरेक्टर बरक का केस देख रहा था। उसका कहना था कि बरक की मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। बरक की पूरी बॉडी घूम गई थी और उसका चेहरा भी पूरा उल्टा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसको किसी शैतान ने मारा है। और अब ऑफिसर के जाने के बाद क्रिश को रेगन की चीख सुनाई देती है और उसके रूम में जाने के बाद वो देखती है कि रेगन अपने आप को ही मार मार कर घायल कर रही थी। क्रिश उसको बचाने की कोशिश करती है तो रेगन उसे बोलती है कि चली जा यहाँ से, जल्दी निकल जा यहाँ से। रेगन क्रिश को मारकर जमीन पर गिरा देती है और तभी इनका नौकर भी क्रिश को बचाने के लिए आता है और रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और एक अलमारी क्रिश के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन वो खुद को बचा लेती है। उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक सीन दिखाया जाता है जिसमें रेगन अपना सिर पूरा पीछे की तरफ घुमा लेती है और फिल्म डायरेक्टर बरक की आवाज में बोलती है, देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। ये सब देखकर क्रिश समझ जाती है कि बरक को उसी शैतान ने मारा है और क्रिश अपनी बेटी को बचाने के लिए फादर कैरन से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो फादर कैरन को सारी बातें बताती है कि क्या क्या उसकी बेटी के साथ हो रहा है। पहले तो फादर उसके साथ चलने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन बाद में उसके ज्यादा बोलने पर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब फादर रेगन को देखने के लिए उसके घर जाते हैं तो हम देखते हैं कि रेगन अब पूरी तरह से शैतान के वश में आ चुकी है। रेगन फादर की माँ के बारे में बताती है और बोलती है कि क्या तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो। ये सब बातें सुनकर फादर को यकीन हो जाता है कि रेगन के अंदर कोई शैतान घुस चुका है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि फादर कैरन को एक्सॉर्सिज्म करने के लिए चर्च से परमिशन लेनी होगी और चर्च तभी परमिशन देता है जब उसके सामने कोई सबूत पेश किया गया हो कि उस बॉडी में कोई शैतान है। फादर कैरन जब चर्च वालों को रेगन की बॉडी दिखाता है तो वहाँ लिखा होता है हेल्प मी, जो रेगन ने खुद लिखा था, जिससे चर्च वालों को यकीन हो जाता है कि ये किसी शैतान का काम है। वो उसी रात रेगन की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, तभी उनको फादर मैरिन का नाम सुनाई देता है। दोस्तों, आपको याद होगा फादर मैरिन को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अगले सीन में फादर चर्च में पहुंच जाते हैं परमिशन लेने के लिए, तो यहाँ पर चर्च उन्हें परमिशन दे देता है और उनकी एक शर्त होती है कि वो अकेले ये काम नहीं करेंगे, उनके साथ किसी को भेजा जाएगा जिसने पहले भी एक्सॉर्सिज्म कर रखा हो और चर्च फादर मैरिन को उनके साथ भेजने का फैसला करते हैं। अगले सीन में फादर मैरिन क्रिश के घर पर आते हैं और जब वो सभी से मिल रहे होते हैं कि तभी उन्हें रेगन की चीखने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो फादर कैरन से बोलते हैं कि हमें अभी एक्सॉर्सिज्म शुरू करना होगा। अब दोस्तों, मूवी का खतरनाक पार्ट शुरू होता है जहां फादर एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं, जहां वो शैतान उनको गालियां देना स्टार्ट करता है। यहाँ पर कई सुपरनैचुरल चीजें होती हैं, जैसे तेज हवाएं चलना शुरू होता है और शैतान अपनी पावर से बेड जोर से हिलाने लगता है। तभी अचानक से रेगन अपने हाथ की पट्टियां खोल लेती है और हवा में उड़ने लगती है। ये देख करके दोनों फादर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से उसे नीचे लाते हैं और उसे सुला देते हैं। अब थोड़ी देर वो कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद फादर कैरन को चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो शैतान फादर को अपने वश में करने की कोशिश करता है और वो फादर कैरन को उसकी ही माँ की मौत का जिम्मेदार बताने लगता है और वो शैतान फादर कैरन की माँ की ही आवाज में उससे बात करने लगता है। ये सब सुनकर फादर कैरन अपना होश खोने लगता है और बोलता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अब फादर मैरिन भी यहाँ पर आ जाता है और फादर कैरन को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए बोलता है। अब फादर मैरिन अकेले ही एक्सॉर्सिज्म चालू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फादर कैरन रूम में वापस जाता है और देखता है कि उस शैतान ने फादर मैरिन को जान से मार दिया है। ये देखते ही फादर कैरन बहुत ही ज्यादा डर में आ जाता है और ये सब देखकर वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है ताकि दोनों फादर के बलिदान के बाद वो शैतान नरक में चला जाए। अब फादर की मौत हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। इसी बीच फादर कैरन के एक दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और फादर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अगले सीन में रेगन पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसके साथ क्या हुआ था इसके बारे में उसको कुछ भी याद नहीं होता है। इस हादसे के बाद क्रिश और रेगन सिटी छोड़कर जाने लगते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।